बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फिज़िक्स 11 क्लास चैप्टर नंबर 2 के साथ मैं हूं मोहम्मद अरशद। स्टूडेंट, हम वेक्टर कंप्लीट करने के बाद आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टार्क। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि टार्क का यूनिट क्या होता है, टार्क की डायमेंशन क्या होती है, टार्क की मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है और टार्क की मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर यूज़ होने वाला मोमेंट आर्म क्या होता है, मोमेंट आर्म किसे कहते हैं, पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं। और फर्दर हम ये डिस्कस करेंगे कि टार्क पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, क्लॉकवाइज टार्क कब होता है, एंटी क्लॉकवाइज टार्क कब होता है, किस एंगल के ऊपर टार्क की वैल्यू मैक्सिमम होती है, किस एंगल के ऊपर टार्क की वैल्यू मिनिमम होती है। स्टूडेंट, टार्क हमारी ज़िंदगी के अंदर फुली पेनिट्रेटेड है। सुबह उठने से लेके रात के सोते वक्त तक ये टार्क हमारी ज़िंदगी के अंदर पूरी तरह पेनिट्रेटेड है। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि वाकई ये जो टार्क है हमारी ज़िंदगी के अंदर फुली पेनिट्रेटेड है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल दूंगा। ये तमाम की तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे जिसमें आपको ये पता चलेगा कि टार्क जो है हमारी ज़िंदगी के अंदर फुली पेनिट्रेटेड है। अब मैं आपको एक लंबी लिस्ट बताता हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि वाकई हमारी जो लाइफ है, पूरी की पूरी लाइफ जो है हमारी टार्क से भरी हुई है। जब आप उठते हैं सबसे पहले आप दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाजे को जब आप स्टूडेंट फोर्स लगाते हैं तो वो दरवाज़ा क्या करता है, रोटेट करता है। तो दिस इज़ दी टार्क। अगर आपको गर्मी लगती है, पंखे का स्विच ऑन करते हैं, पंखा रोटेट करता है, दिस इज़ दी टार्क। आप गाड़ी में एंटर होते हैं, गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाज़ा रोटेट करता है उसका, तो दैट इज़ इक्वल टू टार्क। कभी गाड़ी का व्हील पंचर हो जाता है, आप स्पैनर निकालकर गाड़ी के व्हील को आप ओपन करते हैं और ओपन करने के लिए आप स्पैनर का इस्तेमाल करते हैं। उस चीज़ को हम नाम देते हैं स्टूडेंट टार्क का। चलें जी, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टार्क को स्टूडेंट हम शो करते हैं टॉ से। टाउ, इसको हम टा भी बोलते हैं, इसको हम टाउ भी बोलते हैं। ये ग्रीक लेटर है। और टार्क का मैथमेटिकल फार्मूला होता है मोमेंट आर्म इनटू फोर्स। मोमेंट आर्म को हम फर्दर जाकर डिस्कस करते हैं कि बेसिकली होता क्या है। मैथमेटिकल फॉर्म टार्क इज इक्वल टू एल इनटू एफ। और ये एल जो है इसको हम नेम देते हैं मोमेंट आर्म का, और ये एफ क्या है, दैट इज इक्वल टू फोर्स। और टार्क स्टूडेंट हम कहते हैं इसका सेकेंड नेम होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स। वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में स्टूडेंट हम इसको लिखते हैं टार्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। वेक्टर फॉर्म में इसको लिखते हैं टार्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। और क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है हम लास्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हम लिखते हैं आर एफ साइन थीटा। और व्हाट इज द एन हेड, एन हेड को हम पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। एन हेड इज आ यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane containing R and F, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ये क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी के साथ ये यहाँ से यहाँ तक मैग्नीट्यूड है, दिस इज द मैग्नीट्यूड। इसको स्टूडेंट हम लिखते हैं कि ये है मैग्नीट्यूड। ये स्टूडेंट मैग्नीट्यूड है और ये उसका क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप स्टूडेंट याद रखें कि जब हम इसको लेंथ कंसीडर करेंगे तो तब ये इसको हम नेम देंगे मोमेंट आर्म का। जब हम इसको वेक्टर ट्रीट करेंगे तो तब ये कहलाएगा दैट इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का नाम देंगे। अब उसके बाद इसका ऐसे यूनिट क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन मीटर। और इसकी डायमेंशन क्या होती है, एम एल स्क्वायर एल की पावर -2। अब स्टूडेंट अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में अगर टार्क समझाऊं, टार्क होता क्या है। अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं स्टूडेंट, अगर वो बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव करे उसको हम कहते हैं कि दिस इज द वर्क। अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं, अगर वो बॉडी रोटेट करना शुरू कर दे तो उसको हम स्टूडेंट नेम देते हैं टार्क का, और जिसका दूसरा नेम है मोमेंट ऑफ फोर्स का। इसको मैथमेटिकल स्टूडेंट हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स इज कॉल्ड टार्क। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट चलते हैं। आपको एक डायग्राम दिखाई जा रही है। ये डायग्राम में आपको एक स्पैनर नजर आ रहा है, स्पैनर। इस स्पैनर को आप देखें, ये स्पैनर, इसके अंदर आपको बोर्ड दिखाया गया है और ये बोर्ड क्या करेगा,
इसको जब हम रोटेट कराएंगे, ये वाला जो पॉइंट है, इस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस रोटेशन। अब स्टूडेंट ये देखें, अगर मैं इस लाइन को कहता हूँ, अगर मैं इसको रोटेट करवाता हूँ, इसको अगर मैं रोटेट करवा रहा हूँ, तो इस लाइन को मैं क्या नाम दूंगा स्टूडेंट? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये स्टूडेंट, इस लाइन को मैं नाम दूंगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये फोर्स लग रही है ए पॉइंट के ऊपर, बी पॉइंट पर फोर्स लग रही है, और बी पॉइंट पर एक और फोर्स लग रही है। अब मैं आपको ये बताऊंगा सबसे पहले कि व्हाट इज द मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या होता है? मोमेंट आर्म स्टूडेंट लिखते हैं स्टूडेंट, ये है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो इसमें स्टूडेंट दो चीज़ें आ रही हैं, एक है एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस रोटेशन, व्हाट इज द एक्सिस रोटेशन? ये जो लाइन है, इस लाइन को मैं रेड करने जा रहा हूँ। ये वाली लाइन जो आपको पॉइंट, जिस लाइन पर आपको मार्कर नजर आ रहा है, इस लाइन को मैं नेम दूंगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस रोटेशन। और दूसरे नंबर पर क्या है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अगर स्टूडेंट इस फोर्स को कंसीडर करते हैं तो हमारा मोमेंट आर्म बनता है ये वाला, जिसकी वैल्यू कम है। अगर हम फोर्सेस इनको कंसीडर करते हैं तो मोमेंट आर्म बनता है ये वाला। अब आपको तीन फोर्सेस नजर आ रही हैं, इस फोर्स का मोमेंट आर्म कम है, इन दोनों फोर्सेस का मोमेंट आर्म ज्यादा है, और इस फोर्स का एंगल डिफरेंट है, इस फोर्स का एंगल डिफरेंट है। अब स्टूडेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं टार्क की डिपेंडेंस कितनी चीज़ों के ऊपर होती है। अब आपको फार्मूला दिखाई दे रहा है, टार्क डिपेंड करता है तीन चीज़ों के ऊपर, नंबर 1 मोमेंट आर्म के ऊपर, नंबर 2 फोर्स के ऊपर, और नंबर 2 एंगल बिटवीन मोमेंट आर्म एंड फोर्स। अब स्टूडेंट आपको डायग्राम नजर आ रही है, ये वाली फोर्स सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड। अगर मैं आपको ये बताऊं कि किस फोर्स की वजह से टार्क इसमें मैक्सिमम होगा, अब आप ये देख सकते हैं, इस फोर्स की वजह से टार्क की वैल्यू होगी मैक्सिमम, इस फोर्स की वजह से टार्क की वैल्यू होगी मैक्सिमम, इस फोर्स की वजह से टार्क की वैल्यू होगी मिनिमम। ये वाली फोर्स की वजह से टार्क मिनिमम होगा, इस फोर्स की वजह से टार्क मैक्सिमम होगा। उसकी रीज़न क्या है स्टूडेंट? टार्क डिपेंड कर रहा है तीन चीज़ों के ऊपर। नंबर 1, एक नंबर पर है जी मोमेंट आर्म, एक नंबर पर है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और एक नंबर पर है डायरेक्शन बिटवीन मोमेंट आर्म एंड फोर्स। अब हम डिस्कस करते हैं कि टार्क कितने फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 1 मोमेंट आर्म, नंबर 2 मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और नंबर 3 दैट इज इक्वल टू एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंट आर्म। अब स्टूडेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं टार्क ऑन अ रिजिड बॉडी। कोई भी रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी का स्टूडेंट मीनिंग ये होता है कि कोई भी बॉडी है, अगर आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं और उनके पार्टिकल का डिस्टेंस अगर आपस में चेंज नहीं होता, तो उस बॉडी को हम कह सकते हैं कि दिस इज अ रिजिड बॉडी। कोई डोर है, कोई भी सॉलिड बॉडी है, कोई भी सॉलिड बॉडी है, उसको हम स्टूडेंट रिजिड बॉडी का नेम दे सकते हैं। डोर है, कोई स्पैनर है, कोई फैन है, कोई भी सॉलिड बॉडी है, उसको हम रिजिड बॉडी का नेम दे सकते हैं। अब हम सपोज करते हैं कोई आर्बिट्रेरी शेप का हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, जिसको हमने पिवटेड कर दिया। पिवटेड का स्टूडेंट मीनिंग ये होता है कि जैसे ये मेरे पास मार्कर है, अगर मैंने इसको इस जगह पर पिवटेड कर दिया, तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट ये वाला मार्कर इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता है। वो वाला पॉइंट जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर सके, उस पॉइंट को हम कहते हैं पिवटेड पॉइंट। अगर मैं इसको यहाँ पर पिवटेड कर दिया, तो अब ये बॉडी, सॉलिड बॉडी, रिजिड बॉडी, मार्कर इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं पिवटेड पॉइंट। तो ये स्टूडेंट है ये पिवटेड पॉइंट। अब ये बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी मूव नहीं करेगा, लीनियर मूव नहीं करेगा, रोटेट करेगा, क्योंकि पिवट कर दिया गया है।
अब इसको हमने पिवट कर दिया है इस पॉइंट के ऊपर। अब इस पॉइंट के ऊपर हम एक्सर्ट कर रहे हैं फोर्स। अब हम इस फोर्स के दो कंपोनेंट बनाते हैं। एक कंपोनेंट कौन सा होगा, दिस इज द पिवटेड पॉइंट, दिस इज द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और इसको हमने नेम दे दिया पोजीशन वेक्टर का, दैट इज इक्वल टू दिस वन। अब हम स्टूडेंट इस फोर्स को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। एक कंपोनेंट आपने बनाना है इस आर के परपेंडिकुलर और एक कंपोनेंट होगा इस आर के पैरेलल, जब ये एंगल होगा दैट इज इक्वल टू थीटा। अब स्टूडेंट लास्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको ये बता चुका हूँ कि एंगल के सामने वाला हमेशा हुआ करता है परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर को हम लिखा करते हैं साइन कंपोनेंट, और एंगल के साथ वाला होता है बेस। ये अगर फोर्स है तो ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा, एफ, और ये साइन ऑफ थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा, ये वाला इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो लाइन है इसको स्टूडेंट हम नेम देंगे, ये वाला जो कंपोनेंट है इसको हम कहेंगे एफ कॉस ऑफ थीटा। अब दो कंपोनेंट बन गए फोर्स के। नंबर वन, एक कंपोनेंट है एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा क्या है, दिस इज द परपेंडिकुलर टू दी आर, ये आर पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है। दूसरे नंबर पर क्या है, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा को हम क्या लिखेंगे, एफ कॉस थीटा इज पैरेलल टू आर। और स्टूडेंट अब एक बात जहन रखें, हमेशा हमेशा रोटेशन में इफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा होता है, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, रोटेट कराने वाला। अब आप जरा इसको इमेजिन करें, इस बॉडी के ऊपर फोर्स का एक हिस्सा इसको इधर खींच रहा है और एक फोर्स का हिस्सा इसको इधर फोर्स लगा रहे हैं। इस बॉडी के ऊपर फोर्स का एक कंपोनेंट इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और एक इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो डेफिनेट बात है कौन सा फोर्स का कंपोनेंट होगा इस बॉडी को रोटेट करवाने के लिए, अंडरस्टूड बात है। अब इसको हम लिखेंगे टार्क इज इक्वल टू, ये हम लिखेंगे मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं, और उसके बाद कौन सा कंपोनेंट इफेक्टिव है इस बॉडी को रोटेट करवाने के लिए। मैं साइन कंपोनेंट का नाम नहीं ले रहा क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने आपको इस लेक्चर के एंड के ऊपर ऑब्जेक्टिव बतानी है, ना कॉस ले रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो फोर्स का वो कंपोनेंट जो मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर हो, वो ये वाला है या ये वाला है, अंडरस्टूड बात है, ये वाला है। तो इसको स्टूडेंट हम लिखेंगे एफ साइन ऑफ थीटा। तो ये है स्टूडेंट इस टार की मैथमेटिकल फॉर्म, आर और ये एफ और ये साइन ऑफ थीटा। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, टार्क वेक्टर का निशान और आर और ये एफ और ये साइन ऑफ थीटा, दैट इज इक्वल टू एन हेड। एन हेड इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ। स्टूडेंट अब हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं इसका अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड का स्टूडेंट इसका मीनिंग ये है कि इसमें हम रिजॉल्व करने जा रहे हैं फोर्स की बजाय मोमेंट आर्म यानी पोजीशन वेक्टर आर को। यानी ये भी स्टूडेंट पॉसिबल है कि सम टाइम हम फोर्स को रिजॉल्व कर लेते हैं, सम टाइम हम उस पोजीशन वेक्टर आर को रिजॉल्व कर लेते हैं। बस एक बात आपने माइंड रखनी है कि हमेशा कंपोनेंट यूज होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट यूज होगा। अगर एफ है तो उसका भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट यूज होगा, अगर आपने आर को रिजॉल्व किया है तो उसका भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट यूज होगा, चाहे वो साइन कंपोनेंट हो चाहे वो कास कंपोनेंट हो। चलें जी अब हम इसको रिजॉल्व करते हैं। अब रिजॉल्व करने का स्टूडेंट तरीकाकार ये होता है कि इस की एक कंपोनेंट, इस आर का एक कंपोनेंट होगा वो इस एफ के परपेंडिकुलर होगा। ये देखें जी इस एफ के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये मैंने लाइन ड्रा कर दी। एक कंपोनेंट होगा, रिजॉल्व ऐसे करने, एक कंपोनेंट इस एफ के परपेंडिकुलर होगा और एक कंपोनेंट इस एफ के पैरेलल होगा। ये अब ये एंगल है थीटा, इस एंगल के सामने वाली जो लाइन है, इस एंगल के सामने वाली लाइन है, इसको हम कहेंगे आर साइन ऑफ थीटा, और ये एंगल के साथ वाली लाइन है, इसको हम कहेंगे आर कॉस ऑफ थीटा। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी स्टूडेंट हम क्या यूज करेंगे, टार्क इज इक्वल टू
ये कौन सा कंपोनेंट, वो वाला कंपोनेंट जो एफ के परपेंडिकुलर हो। एफ के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है, ये वाला कंपोनेंट है, जिसको हमने नेम दे दिया आर साइन थीटा, और उसके साथ हम लिख दिया फोर्स। तो ये बन जाएगा टार्क इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा। अब वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में स्टूडेंट इसको हम लिख देंगे टार्क इज इक्वल टू आर और ये एफ और ये साइन ऑफ थीटा और ये एन हेड। अब स्टूडेंट हम टार्क की डायरेक्शन और इसकी साइन कन्वेंशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टार्क की स्टूडेंट जो इसकी डायरेक्शन होती है, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि टार्क इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। टार्क अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन को कैलकुलेट करने का जो रूल है वो है राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल स्टूडेंट फिजिक्स के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और कुछ वैसे जो अब्बा जी होते हैं वो भी यूज़ करते हैं अपने बच्चों को सही करने के लिए राइट हैंड का। अब हम बहरहाल डिस्कस करते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल स्टूडेंट ये है कि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है, अगर वो बॉडी रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होती है। जो हमारे घर में लगी हुई घड़ी होती है जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रही होती है उसको हम क्लॉकवाइज कहते हैं, और उसके अपोजिट जो डायरेक्शन होती है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। ये स्टूडेंट अगर हम इसको ऊपर से व्यू करें तो ये क्लॉकवाइज है। जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है वो डाउनवर्ड होती है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज स्टार को कन्वेंशनली हम लेते हैं नेगेटिव। वजह क्यों, क्लॉकवाइज जब रोटेट करवाते हैं तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो डाउनवर्ड जाती है, और थंब शो करता है टार की डायरेक्शन। रोटेशन कर्ल से और थंब शो करेगा टार की डायरेक्शन। अगर कोई रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज, अगर कोई एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो उसको हम यूज़ करेंगे कन्वेंशनली एज अ पॉजिटिव, क्योंकि थंब की डायरेक्शन टार की डायरेक्शन आ रही है अपवर्ड, वही डायरेक्शन है वर्टिकली अपवर्ड। नॉर्मली हम पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड को नेगेटिव लेते हैं, राइट साइड को पॉजिटिव और लेफ्ट साइड को नेगेटिव। चलें स्टूडेंट अब हम कंपैरिजन करते हैं टार्क को और फोर्स को। टार्क और फोर्स का कुछ हम आपस में कंपैरिजन देखते हैं। दिस इज अ फोर्स, दिस इज द टार्क। टार्क से क्या प्रोड्यूस होती है और फोर्स से क्या प्रोड्यूस होती है। टार्क स्टूडेंट ये प्रोड्यूस करता है लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, और इससे प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट एंगुलर मोशन, रोटेशन। अब उसके बाद ये स्टूडेंट प्रोड्यूस करता है लीनियर एक्सलेशन। जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगी तो लीनियर एक्सलेशन प्रोड्यूस होगा, और इससे प्रोड्यूस होगा एंगुलर एक्सलेशन। अब उसके बाद इसका यूनिट दैट इज इक्वल टू न्यूटन, और इसका यूनिट है दैट इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। ये इसके साथ कंपैरिजन, ये इसके साथ कंपैरिजन, ये इसके साथ कंपैरिजन। अब उसके बाद इसका जो फार्मूला होता है F इज इक्वल टू ma, फोर्स लीनियर एक्सलेशन, और टार्क इज इक्वल टू आई और ये अल्फा। अब स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं टार्क की वैल्यू किस एंगल पर मैक्सिमम होगी, किस एंगल पर मिनिमम होगी। 0 डिग्री के ऊपर, 180 के ऊपर। जब एंगल R और F के दरमियान 0 होगा, 180 होगा, टार्क की वैल्यू मिनिमम होगी। जब एंगल की वैल्यू R और F के दरमियान 90 होगा तो टार्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी। इसका स्टूडेंट मीनिंग ये हुआ कि अगर एंगल की वैल्यू इंक्रीज करती है, कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज करती है, 0 डिग्री टू 90 डिग्री, 0 डिग्री टू 90 डिग्री, तो इसका मतलब है टार्क की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। अगर थीटा की वैल्यू अगर फर्दर इंक्रीज करेगी 90 टू 180 डिग्री, तो इस रेंज में स्टूडेंट टार्क की वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब है 0 पर मिनिमम, 180 पर मिनिमम और 90 पर मैक्सिमम। 0 से 90 तक टार्क की वैल्यू इंक्रीज करेगी, और 0 से 90 से 180 तक टार्क की वैल्यू फर्दर डिक्रीज करेगी। अब हम स्टूडेंट मूव करते हैं एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ की तरफ, जो एक दफ़ा एंट्रेंस टेस्ट के अंदर आ चुका है। आपको स्टूडेंट एक डायग्राम दिखेगी है, और ये है पिवटेड पॉइंट, और एक यूनिफॉर्म रॉड है, और ये पॉइंट P है, और फोर्स लग रही है किसी पॉइंट P के ऊपर, और ये एंगल आपको दिखाएगी है। फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट P ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, व्हाट इज द टार्क। पहले नंबर पर ऑप्शन स्टूडेंट इसका ये है OPF, मतलब मैक्सिमम टार्क यानी मोमेंट आर्म और फोर्स। बीटा ऑप्शन है OP मोमेंट आर्म, F cos थीटा, F sin थीटा, और 0 का मतलब है टार्क इसमें प्रोड्यूस ही नहीं होगा।
आपको लग रहा होगा कि ऑप्शन OP साइन थीटा, क्योंकि हमने साइन का ऑप्शन पढ़ा हुआ है। अब आप इसको अंडरस्टैंड करें। आपको स्टूडेंट मैंने ये बताया कि इसमें आप डायग्राम देखा करें, डायग्राम देखा करें, इसमें आप देखा करें कि किस चीज़ को रिजॉल्व किया गया, मोमेंट आर्म को या फोर्स को। अब इस फोर्स को अगर हम रिजॉल्व करें तो फोर्स के स्टूडेंट दो कंपोनेंट बनते हैं। एक कंपोनेंट है जी इसका ये वाला कंपोनेंट हो गया, और एक कंपोनेंट ये एंगल के सामने वाला हमेशा साइन कंपोनेंट, तो इसको कहेंगे F साइन ऑफ थीटा। और ये वाला कंपोनेंट होगा स्टूडेंट F कॉस थीटा। इस कंपोनेंट को हम नेम देंगे F कॉस ऑफ थीटा। और अब आपको स्टूडेंट मैंने बताया हुआ है कि हमेशा टार्क के लिए क्या यूज़ होता है, टार्क के लिए टार्क, और इस जगह पर मोमेंट आर्म, और इस जगह पर फोर्स। सम टाइम जब हम रिजॉल्व करेंगे, सम टाइम जब हम रिजॉल्व करेंगे मोमेंट आर्म को, तो उसका भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट यूज होगा। जब F को रिजॉल्व करेंगे तो उसका भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट यूज होगा। अब स्टूडेंट ये देखें, ये है आपके पास मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये वाला है या ये वाला है। अंडरस्टूड बात है, ये वाला कंपोनेंट है। तो इसका स्टूडेंट मीनिंग ये होगा कि दैट इज इक्वल टू मोमेंट आर्म, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो ये हो जाएगा जी F कॉस ऑफ थीटा। तो इसका ऑप्शन फिर कौन सा हुआ, ऑप्शन हुआ स्टूडेंट इसका बीटा इज दी ऑप्शन। अब हम स्टूडेंट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज। आपको इस एमसीक्यूज के अंदर एक बीम नजर आ रही है जिसकी लेंथ, जिसका मोमेंट आर्म कितना है, दैट इज इक्वल टू D, एंड दिस इज अ पिवटेड पॉइंट। पिवटेड पॉइंट मीन क्या होता है, जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट करता है। और ये वाला पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है, और ये लाइन है वर्टिकल जिसके साथ एंगल आपको शो किया गया, दैट इज इक्वल टू थीटा। स्टूडेंट सबसे पहले एक चीज माइंड में रखा करें कि अब आप ये देखें कि यहाँ पर दो किस्म के फार्मूला यूज हो सकते हैं, एक कास फंक्शन वाला भी हो सकता है, साइन वाला भी हो सकता है। ये आप पहले देखा करेंगे इसमें फार्मूला कौन सा यूज हो रहा है। अब अगर हम इसको रिजॉल्व करते हैं, इस फोर्स को अगर स्टूडेंट हम रिजॉल्व करते हैं, तो इसका एंगल के सामने वाला कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट बनेगा, एंगल के सामने वाला कंपोनेंट स्टूडेंट बनेगा F साइन ऑफ थीटा। और ये वाला कंपोनेंट कौन सा बनेगा, F कॉस ऑफ थीटा। ए कंपोनेंट स्टूडेंट इसका ये हो गया, ए कंपोनेंट इसका ये हो गया। अब आप जरा इस डायग्राम को इमेजिन करें, कौन सा फोर्स का कंपोनेंट इस रॉड को, इस बॉडी को रोटेट करवा सकता है, जो फोर्स का कंपोनेंट उस मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर होगा। कौन सा परपेंडिकुलर है, अब आप देखें इस जगह पर स्टूडेंट फार्मूला यूज होगा, टार्क इज इक्वल टू, ये बन जाएगा F और ये कॉस ऑफ थीटा, और साथ क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू मोमेंट आर्म, दैट इज इक्वल टू D। अब आपको स्टूडेंट इस जगह से नजर आ रहा है कि टार्क कितनी चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। टार्क डिपेंड कर रहा है नंबर 1 एंगल, और नंबर 3। अब स्टूडेंट अब आपको ये नजर आ रहा है कि अगर हम फोर्स को इंक्रीज करें, टार्क इंक्रीज करेगा, D को इंक्रीज करें, टार्क भी इंक्रीज करेगा। अब हमसे पूछा क्या गया है, पूछा इसमें यह गया है कि फोर्स एक्टिंग एट अ बीम at a distance D from the pivot point making force angle theta, which of the following combination cause the maximum torque। मैक्सिमम टार्क, अगर हम F को बढ़ाते हैं, अगर स्टूडेंट हम F को इंक्रीज करते हैं तो टार्क इंक्रीज करेगा, अगर हम D को इंक्रीज करते हैं तो टार्क इंक्रीज करेगा। कास फंक्शन, क्योंकि एंगल कास आपको पता है एंगल जैसे जैसे बढ़ता जाता है कास की वैल्यू कम होती जाती है। इसका मतलब है कि एंगल को स्टूडेंट हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज। तो पहला ऑप्शन है लार्ज, इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो सकता। बीटा ऑप्शन क्या है, F लार्ज होना चाहिए, D लार्ज होना चाहिए, और एंगल स्मॉल होना चाहिए। तो ऑप्शन स्टूडेंट हमारा क्या होगा, दैट इज इक्वल टू दिस वन। इसका स्टूडेंट मीनिंग ये है कि ये है मैक्सिमम टार्क के लिए। अगर हम टार्क मैक्सिमम प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो ऑप्शन कौन सा होगा, बीटा। अगर हम स्टूडेंट इस एमसीक्यूज को अगर इस एंगल से देखें कि अगर हम टार्क इसमें प्रोड्यूस करना चाहते हैं मिनिमम, तो तब क्या होगा, टार्क मिनिमम के लिए क्या होगा कि इसमें फोर्स की वैल्यू लेस होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लेस होनी चाहिए, तो एंगल की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए। तो ये वाला स्टूडेंट हमारा ऑप्शन, अगर एमसीक्यू अगर ऐसा होता तो ये वाला ऑप्शन क्या सा होता, फॉर दी मिनिमम।
तो ऑप्शन चार्ली इज़ फॉर मिनिमम, लेकिन इस वक्त स्टेटमेंट के मुताबिक हमारा ऑप्शन कौन सा है, दैट इज इक्वल टू बीटा। तो ये स्टूडेंट हमारा था आज का लेक्चर। अगर आपको इस लेक्चर में किसी जगह पर कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ आपने अगर पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी बताएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।